हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम 11th अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इसके क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, विकल्प दिए गए हैं, 4 आंसर है, उसमें से एक आंसर हमारा सही है। उसको हम समझते भी जाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, द्विपक्षीय अवधारणा, है ना, ये सभी अकाउंटेंसी मतलब 11th अकाउंटेंसी मतलब ऐसे ही हम अकाउंटेंसी बोलेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में जो अकाउंट लिखा जाता है वो इसी बेस पर लिखा जाता है। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या है? तो दोहरा लेखा प्रणाली में हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। फिर हर एक व्यवहार का प्रभाव दो खातों के ऊपर पड़ता है। फिर दोनों खातों में लिखा होता है, एक खाते के डेबिट में लिखा करेंगे तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा करेंगे। इसका मतलब दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत क्या है? ये उपरोक्त सभी बातें लागू हो रही है उसमें। क्लियर? लेखांकन का सिद्धांत कैसे होते हैं भाई? जो अकाउंटिंग का हम काम करते हैं तो वो उसके कुछ सिद्धांत बने हुए हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, और उन सिद्धांतों का पालन सभी के द्वारा किया जाता है। तो ये सिद्धांत कैसे होते हैं? लिखित तो होते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, लेकिन कोई सा भी सिद्धांत हो वो कैसा होता है? सर्वमान्य होता है, सभी को मान्य होते हैं। तीसरा है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाता है। एक जैसी मतलब जिसमें एक रूपता हो, एक जैसी, उससे हम पकड़ सकते हैं एक रूपता। ठीक है, मतलब व्यापारी प्रतिवर्ष लेखे लिखने के लिए एक ही पद्धति का इस्तेमाल करेगा। उससे क्या होगा कि वो प्रतिवर्ष के आंकड़ों की तुलना आपस में कर सकता है। निम्न में से कौन सा खाता नाम मात्र का खाता है? ये भी हमने पढ़ा है। 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से रिलेटेड, वास्तविक मतलब वस्तु और माल से रिलेटेड, और नाम मात्र मतलब आय व्यय लाभ हानि से रिलेटेड। अब यहाँ पर कौन सा खाता दिख रहा है? आप सभी को पता होगा, वेतन खाता एक नाम मात्र का खाता है। चलिए, पूंजी खाता किस खाते के अंतर्गत आता है? तो ये भी हमने पढ़ा है। पूंजी कौन लगाता है? व्यापारी। व्यापारी कौन है? व्यक्ति। और इसलिए पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। बस आपको ऐसे याद रखना है। अब उसको समझने का इतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं समझा दूं भाई। वैसे तो पूंजी कौन लगाता है? व्यापार का स्वामी। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान्यता है या एक सिद्धांत है। कौन सा? पृथक अस्तित्व की मान्यता। पृथक अस्तित्व की मान्यता के अनुसार व्यापार का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, मतलब वो व्यापारी से अलग होता है, और इसीलिए तो व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है, जो पूंजी लगाई जाती है, वो व्यापार के लिए दायित्व मानी जाती है। इसका मतलब कि व्यापारी ने जो पूंजी लगाई है वो व्यापार को उधार दी है। ठीक है, और इस आधार पर व्यापारी जो पूंजी लगा रहा है वो एक व्यक्ति है, और इसलिए पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? ये जग जाहिर है लुकास पेसियोली के द्वारा। कब किया गया? सन 1494 में किया गया। ठीक, अगला है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। यहाँ पर एक गलत है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। और कौन सा सिद्धांत है? दोहरा लेखा का सिद्धांत है। दोहरा लेखा द्विपक्षीय अवधारणा का सिद्धांत है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे? तो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। इटली देश और उसके वेनिस नगर के निवासी थे। आगम की पहचान, आगम मीन्स इनकम, आगम मतलब इनकम। भाई व्यापारी को जो आय है वो कहां से आती है? माल बेचने से आती है। इसका मतलब माल बेचना मतलब विक्रय, विक्रय से ही उसकी आय होती है। क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। अब रिक्त स्थानों में सबसे पहला हमारा रिक्त स्थान दिया गया है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यापार खालिस्तान तक चलेगा। तो चालू व्यवसाय की जो अवधारणा है उस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय भविष्य में निरंतर चलता रहेगा, भविष्य में निरंतर चलता रहेगा। अब हम अनिश्चित तक चलता रहेगा, या फिर क्या बोलेंगे हम उसको? भविष्य में, उसका सेंटेंस कुछ भी बन सकता है। भविष्य में निरंतर, है ना, भविष्य में निरंतर चलता रहेगा। प्रत्येक नाम के लिए क्या होना जरूरी है? जमा। नाम मतलब डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट। लेखांकन समीकरण खालिस्तान अवधारणा पर आधारित है। कौन सी अवधारणा पर आधारित है? द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय मतलब कि प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में होता है, एक डेबिट में होगा तो दूसरा क्रेडिट में होगा।
संपत्तियों का योग हमेशा पूंजी व दायित्व के बराबर होता है। जितनी पूंजी और दायित्व है उसके बराबर क्या होगा, संपत्तियां होगी। लेखांकन के खालिस्तान वित्तीय व्यवहारों का सही दिशा निर्देश देते हैं। लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देते हैं। लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग खालिस्तान वर्ष में किया गया 1494 में किया गया जब आविष्कार हुआ। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय में पूंजी को क्या मानती है, दायित्व। अभी मैंने बताया था कि लेखांकन अस्तित्व की मान्यता के अनुसार पूंजी क्या है, दायित्व है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, संपत्ति बराबर पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। लेखांकन मानक बोर्ड 1977, लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई, 21 अप्रैल 1977। तो हम यहाँ लिख देंगे 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई। मतलब एक ऐसा बोर्ड बनाया गया, समिति बनाई गई जिसके द्वारा भारत के अंदर लेखांकन से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और उनका पालन सभी के द्वारा किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई पूरे भारत के अंदर सभी व्यापारियों के द्वारा लेखे लिखे जाते हैं। अब उन लेखों में एक रूपता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के भी अकाउंट चेक करेगा तो वो इन लेखांकन मानकों के आधार पर जांच करता है। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एक ICAI, जिसके माध्यम से आप लोगों को जो यदि CA करना हो, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे देश में ये इसका अकाउंटिंग का टोटल काम देखने वाली संस्था है। CA भी आप इसी के माध्यम से कर सकते हो। तो लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1977 में की गई। सही जोड़ी पर चलेंगे हम। रूढ़िवादिता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत ये बोलता है कि आप संभावित हानियों का लेखा पहले करें। संभावित हानि, भविष्य में होने वाली संभावित हानियों का आज ही व्यापारी के द्वारा कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और इसीलिए तो डूबत ऋण प्रावधान कि भाई उसने उधार माल बेचा है तो देनदार पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और इसीलिए जितने संदिग्ध रहता है उसके लिए वो डूबत ऋण प्रावधान बना लेता है। तो ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहलाता है, जिसके अनुसार भविष्य में होने वाली संभावित हानियों के लिए आज ही व्यवस्था की जाए और भविष्य में होने वाले लाभों को ध्यान नहीं दिया जाए। ये होती है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। स्थिरता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के दो पक्ष, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, संपत्तियों का। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगम के व्ययों की तुलना, एक वित्तीय वर्ष लेखांकन अवधि की मान्यता, इसको देख लेते हैं हम। एक वित्तीय वर्ष मतलब फिफ्थ हो गया, ठीक है, जो हो रहा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। डेबिट व क्रेडिट, तो डेबिट व क्रेडिट ये क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के दो पक्ष, डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया 7 नंबर का हो गया, इसको भी हम कर लेते हैं। लागत अवधारणा, लागत अवधारणा मतलब यहां पर लागत अवधारणा का मतलब होता है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, सॉरी, संपत्तियों का कुल क्रय मूल्य, ये होती है लागत अवधारणा। 8 नंबर संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा, ये है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। तो लागत अवधारणा भी हो गई, संपत्ति का लागत मूल्य भी हो गया। संभावित दायित्व, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, स्थायी संपत्ति का सिद्धांत और स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का सिद्धांत, इसका संबंध है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अब बच गया स्थायी संपत्ति का सिद्धांत, आगम के व्ययों की तुलना, आगम व्यय की तुलना, इसका संबंध किससे है, मिलान अवधारणा से, मिलान अवधारणा से, ठीक है। और अब क्या बच गया, स्थायी संभावित दायित्व, संभावित दायित्व मतलब पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, ये लास्ट वाला 10 नंबर का। और
स्थायी संपत्ति का सिद्धांत ये है चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक, अब हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये मिलान का सिद्धांत, मिलान की अवधारणा, ये दोनों एक ही है। ये क्या बच गया? हो संभावित दायित्व हो गया, उपार्जन की अवधारणा। ठीक है, तो उपार्जन की अवधारणा मतलब मिलान अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा। मिलान सिद्धांत, मिलान का सिद्धांत और मिलान की अवधारणा, ये आएगा 6 नंबर पे। ठीक है, चलो अब हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते जाऊंगा। रूढ़िवादिता का सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में होने वाले जो भी हानियां हैं उनके लिए आज ही प्रबंध कर लेना चाहिए और भविष्य होने वाले लाभ को ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसी आधार पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है, इसी आधार पर डूबत ऋण प्रावधान का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आ गया नंबर 1, कौन सा? संभावित हानियों, संभावित हानियों का लेखा, ये आ जाता है रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर। स्थिरता का सिद्धांत 2 नंबर का आ गया। तुलनात्मक अध्ययन, ये हमने देखा था कौन सा? स्थिरता का सिद्धांत का मतलब कि व्यापारी के द्वारा प्रतिवर्ष एक ही लेखांकन पद्धति अपनाना चाहिए, मतलब स्थिर रहना चाहिए, जिससे कि क्या कर सकेगा? वो 2 वर्ष के आंकड़ों की तुलना कर सकता है। स्थायी संपत्ति का सिद्धांत मतलब व्यापारी ने व्यापार शुरू किया, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, इसका मतलब कि वो स्थायी संपत्ति किस लिए खरीद रहा है कि उसका व्यापार भविष्य में निरंतर चलता रहेगा। इसके कारण ही यहाँ पर कौन सा आया हमारा? चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा ये बोलती है कि व्यवसाय भविष्य में निरंतर चलता रहेगा और इसीलिए क्या कर रहा है? वो स्थायी संपत्तियों को खरीद रहा है। फिर है आगम के व्ययों की तुलना, आगम और व्यय है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर। व्यापार में वो माल बेचेगा तो इनकम होगी और माल खरीदेगा तो व्यय होगा। अब ये आगम और व्यय, इसका मिलान करने के लिए कौन सा अवधारणा है? मिलान अवधारणा। ठीक है, फिर है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष मतलब 5 नंबर कहाँ चला गया? लेखांकन अवधि की मान्यता। हमें मालूम है एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये एक वित्तीय वर्ष होता है। फिर है उपार्जन की अवधारणा 6 नंबर, मिलान का सिद्धांत। भाई उपार्जन की अवधारणा का मतलब होता है कि आप इनकम कब मानेंगे? आपने माल बना लिया तो इनकम मानेंगे, आपने माल बेच दिया तो इनकम मानेंगे, या फिर आपके हाथ में नगद पैसा आ गया तब मानेंगे। ये इसका जो विस्तृत विवरण करने वाला जो सिद्धांत है वो है मिलान का सिद्धांत। कि उपार्जन मतलब कि इनकम कब मानेंगे, उपार्जन का मतलब होता है कि पैसे की इनकम आप कब मानेंगे, ये उपार्जन की अवधारणा होती है। फिर है डेबिट व क्रेडिट, तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के 2 पक्ष हैं। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को का कुल क्रय मूल्य, ये होती है लागत अवधारणा। संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा, ये ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत मतलब हमेशा संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर ही पुस्तकों में लिखा जाता है। और संभावित दायित्व, तो ये हो गया हमारा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, मतलब जितने भी दायित्व हैं सभी को दिखाना चाहिए व्यापार में, छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सही जोड़ी है जिसमें सारे सिद्धांत आ गए। सत्य सत्य पर चलेंगे। देखिए, लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है, बिल्कुल राइट, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। लेखांकन प्रमाप लेखांकन नीतियों में असमानता लाता है, गलत है। लेखांकन प्रमाप से लेखांकन नीतियों में एक रूपता आती है, समानता आती है। लेखांकन प्रमाप मौलिक विवरण होते हैं, बिल्कुल राइट। दोहरा लेखा प्रणाली बहुत खर्चीली है, गलत। प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, राइट। दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली, ये भी सही है। पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व है, ये भी सही है। किराया खाता व्यक्तिगत खाता है, गलत। क्यों? क्योंकि वो एक नाम मात्र का खाता है। डूबत ऋण व्यवसाय की हानि है, एकदम राइट। और दोहरा लेखा प्रणाली में लेखे 2 बार किए जाते हैं, लेखे 2 बार नहीं किए जाते हैं, 2 स्थानों पर किए जाते हैं, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। एक शब्द में चलेंगे हम, तो एक शब्द में फटाफट हम एक ही पेज पर लेंगे इसको, ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है,
तो एक शब्द में या एक वाक्य में उसका उत्तर देना है। व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यह लेखांकन की किस मान्यता के आधार पर है? पृथक अस्तित्व की मान्यता, पृथक अस्तित्व की मान्यता। सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? 12 माह। सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? तो व्यवसाय की अवधि तो क्या होगी? सतत व्यवसाय की अवधारणा मतलब कि अनिश्चित, उसकी कोई अवधि नहीं होगी। आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेखांकन आयकर की दृष्टि से, इनकम टैक्स की दृष्टि से। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? तो द्विपक्षीय अवधारणा। किस पर आधारित है? द्विपक्षीय अवधारणा। लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेन देनों में भेद नहीं किया जाता? तो उपार्जन आधार। उपार्जन आधार। किस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता? मौद्रिक मापन का सिद्धांत। कौन सा? मौद्रिक मापन। मतलब लेखांकन में केवल जो जिन्हें मुद्रा में मापा जाता है उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है। और लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1977 में की गई। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पेसियोली। और लेखांकन की में किस प्रकार के लेन देन को लिखा जाता है? वित्तीय प्रकृति के। ऐसे लेन देनों को जो वित्तीय प्रकृति के होंगे। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? 12 माह। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? 12 माह। तो ये थे हमारे एक शब्द वाले। तो सेकंड यूनिट जो थी, सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में फिर हम हमारी जो थर्ड यूनिट है लेन देनों का विलेखन भाग 1, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आएंगे और उसको हल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।